हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने यहां पर अपनी जो छठी कक्षा है, छठी कक्षा से इतिहास की बुक के माध्यम से जो एनसीईआरटी है वो शुरू किया हुआ है। और इसके अंतर्गत हमारा जो अंतिम चैप्टर है वो चल रहा था किताबें, चित्र और इमारतें। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और आज उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। यानी आम लोगों के द्वारा कौन कौन सी कहानियाँ कही जाती थी, ये कहानियाँ लोगों के पास कहाँ से आती थी, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आम लोग भी क्या कहते थे, कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों का मंचन भी करते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। यानी अब आपको समझ में आया होगा कि जातक कथाएं क्या हैं, पंचतंत्र की जो कहानियां बंदर और जो विभिन्न पंचतंत्र में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षाप्रद कहानियां हैं, जानवरों से शिक्षाप्रद या अन्य, जैसे कि आपका पंच परमेश्वर है वो पंचतंत्र की कहानी है। उसी प्रकार से बंदर और मगरमच्छ की कहानी है, वो पंचतंत्र से ली गई कहानी है। ये सभी किन के द्वारा लिखी गई? उस समय की जो आम जनता थी, आम लोग जो कहानियाँ कहते थे, उन्हीं का ये संकलन है। जातक जो कथाएं थी तो अक्षर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में भी दर्शाई जाती थी। यानी जो जातक कथाएं कौन सी जातक कथाएं? वो जातक कथाएं जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। ये उस समय जो स्तूप होते थे जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो भिक्षु रहते थे, उनके भित्ति चित्रों पर इनका अंकन किया जाता था। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। वो कहानी क्या है, देखिए, बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। कहानी क्या है, देखिए, एक समय था जब बंदरों का एक महान राजा हुआ। हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। कितने अनुयायियों के साथ? 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत ही प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर शायद ही कहीं उगते थे। एक दिन क्या हुआ, एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी जा पहुंचा। वाराणसी कहाँ? जहाँ से हमारे नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा स्नान कर रहा था। यानी जिस समय वो आम नदी में गिरकर बहता हुआ वाराणसी पहुंचा, उस समय वहाँ वाराणसी का राजा गंगा नदी में स्नान कर रहा था। उसे वह आम मिल गया। उसने उस आम को चखा और चखकर देखने पर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। कहाँ पर ले गए? राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। राजा को यह बात रास नहीं आई। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपने प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। योजना क्या थी? देखिए, क्या योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बना डाला। आम के पेड़ों की जो टहनियाँ थी उनको आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बना डाला। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया था कि मरणासन होकर गिर पड़ा। कौन? बंदरों का राजा।
राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र से ये चित्र लिया गया है, जहाँ पर बंदरों का ये दिखाया गया है जी। ये देखिए विज्ञान की पुस्तकें, हमारा चैप्टर का नाम क्या था? इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो यहाँ पर देखिए अब किताबों के बारे में डिस्कस हो गया, पुस्तकों के बारे में डिस्कस हमारा शुरू होता है। किताबों के बारे में डिस्कस यहाँ से शुरू होता है। देखिए इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम, यानी आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम, जैसे कि इनका नाम आर्यभट्ट, तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी, जो किस चीज़ की है? गणित, ये खगोल शास्त्र की पुस्तक थी। आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी में चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ये देखिए कितने पुराने समय में, कितने समय पहले भारतीय लोगों ने पृथ्वी की गति के बारे में गणना कर डाली थी, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूब जाता है, लेकिन वास्तव में सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी घूमती है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। ग्रहण कैसे होता है, क्यों लगता है, कब लगता है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली। जो वृत्त होता है, गोला होता है, उसके परिधि को कैसे नापा जाता है, सर्कमफ्रेंस को कैसे, जो लगभग उतना ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाएं, इनके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे हम। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह तैयार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई, यानी जो अरब के निवासी थे उन लोगों के द्वारा इस पद्धति को अपनाया गया, जो कि 0 1 2 3 कैसे शुरू होती है। ये जीरो का यहाँ से 0 1 2 3 इस प्रकार से ये जो पद्धति है ये भारतीयों की देन है। ये पद्धति किसकी देन है? ये भारतीयों की देन है। इससे पहले जो काउंटिंग होती थी वो 1 से शुरू होती थी। आज भी पूरी दुनिया में 0 का प्रयोग किया जाता है, यही पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद देखिए आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। आयुर्वेद की पद्धति कहाँ पर विकसित हुई थी? आयुर्वेद की पद्धति भारत के अंदर विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक का नाम था चर्क और दूसरे का नाम था सुश्रुत। चर्क की पुस्तक का नाम था चर्क संहिता, जो औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। यानी शल्य चिकित्सा का मतलब जैसे कि जो ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन पद्धति का सुश्रुत महोदय ने भारत के अंदर पहले ही इसका वर्णन किया था प्राचीन समय के अंदर। अब यहाँ पर देखिए अन्यत्र के बारे में हम कहाँ के बारे में डिस्कस करेंगे आज। अन्यत्र में देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का प्रयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले, कब? आज से 1900 साल पहले, यानी कि लगभग 24वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? पहली शताब्दी के अंदर काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ तैयार किया।
आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। हाथ से जो कागज़ बनाए जाते हैं आज भी इसी विधि को अपनाया जाता है। देखिए, कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया चीन के द्वारा। चीन ने इसको कभी उजागर नहीं किया। करीब 1400 साल पहले कोरिया तक ये पहुंची। 1400 साल पहले कोरिया तक ये पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैले। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई थी। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी कहाँ से आई? बगदाद से आई थी। कहाँ से आई थी? बगदाद से आई थी। यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ। स्तूप निर्माण की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? 2300 वर्ष पहले। कब हुई थी? 2300 वर्ष पहले हुई थी। अमरावती आज से लगभग 2000 साल पहले अस्तित्व में आया। कालिदास 1600 साल पहले। लोह स्तंभ जो भीतरी गांव का मंदिर है, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये लगभग 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ किसको कहते हैं? जो मंदिर के चारों ओर, दक्षिणापथ क्या होता है? देखिए, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह को क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं। स्तूप क्या होता है? स्तूप टीला होता है। शिखर क्या होता है? शिखर होता है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण जो होता है। मंडप लोगों को इकट्ठा होने की जगह होती है। दक्षिणापथ जो वर्ताकार पथ होता है उसको बोलते हैं। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। खालिस्तान में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। खालिस्तान को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। किसको? वाल्मीकि को। खालिस्तान और खालिस्तान महाभारत ये तमिल के 2 महाकाव्य हैं। शिल्पाधिकारम कौन कौन से थे? शिल्पाधिकारम था और आपका एक और जो मणिमेखलाई, ये 2 तमिल के महान काव्य रहे हैं। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री को। यहाँ से हमारी जो 6th क्लास की हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है। और अब इसके जो क्वेश्चंस हैं जो धीरे धीरे आप इनको थोड़ा सा रिवाइज करें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th क्लास की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे। एन्जॉय योर लाइफ।